हमारे सभी व्यूवर्स का स्वागत है और आज के वीडियो का टॉपिक है फिनलैंड और स्वीडन। ये दोनों नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। जी हाँ, चर्चा में है क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है, क्योंकि उनको लगता है कि नाटो में शामिल होकर उनकी सुरक्षा बेहतर ढंग से हो सकती है। अब इसका केंद्र जो बनता है वो रूस के इर्द गिर्द भी, कि रूस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और नाटो किस रूप में है आज के डेट में, जबकि शीत युद्ध खत्म हो चुका है। वीडियो में कुछ इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो यह जो कलर है वो रसिया पूरा कहां से कहां तक है। नीचे का जो भाग है अगर आप देखें तो मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, यूक्रेन बिल्कुल रसिया से टच करता है, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड। अब देखिए फिनलैंड का जो जगह है, क्योंकि यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये जो फिनलैंड है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर फिनलैंड यहाँ नाटो का सदस्य बन जाता है तो बिल्कुल रूस के दरवाजे पर आ जाएगा, क्योंकि फिनलैंड का जो पोजीशन है वो बिल्कुल वेस्ट में आ जाता है। यहाँ से मॉस्को भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है और रूस के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आ जाएगा। इसी नाटो में जाने से रोकने के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन भी बिल्कुल नीचे है। अगर वेस्ट साउथ की बात करें तो वेस्ट साउथ में है यूक्रेन, उसी को नाटो में न जाए तो हमला कर दिया। लेकिन फिनलैंड ने एक तरह से आवेदन कर दिया है कि हमें नाटो में शामिल कर दिया जाए। एक तटस्थ देश अब तक रहा, न्यूट्रल कंट्री रहा, लेकिन अब नाटो में जाना चाहता है। नाउ देखते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड आज तक नाटो के सदस्य क्यों नहीं हैं। क्वेश्चन है, नाटो तो नया ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, नाटो तो शीत युद्ध की देन है, आज तक ये लोग न्यूट्रल क्यों रहे, अभी तक ये लोग सदस्य क्यों नहीं रहे। जब फिनलैंड की बात करें अगर आप, तो फिनलैंड इस तरह के गठबंधन यानी कोई भी मिलिट्री अलायंस से दूर रहा है, क्योंकि हमेशा अपने पड़ोसी रूस के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। फिनलैंड को पता है कि नाटो में जाएंगे तो रूस से शत्रुता हो जाएगी, क्योंकि नाटो जो है एक शत्रु अलायंस है रूस के लिए, और फिनलैंड चाहता था कि पड़ोसी देश से अच्छा संबंध रखा जाए, और फिनलैंड का पड़ोसी रूस है, इसलिए कभी भी वो नाटो के संपर्क में नहीं गया। लंबे समय तक नाटो में शामिल न होने या पश्चिम के बहुत करीब आने का विचार फिनलैंड के लिए अस्तित्व की बात थी। कभी भी नाटो में शामिल नहीं होना है, ये फिनलैंड के लिए बहुत अहम फॉरेन पॉलिसी रहा है। पश्चिम के करीब आने का विचार कभी नहीं सोचा फिनलैंड, क्योंकि रूस उसका शत्रु बन जाता और रूस एक महाशक्ति था, पूर्व में सोवियत संघ था। हालांकि अब धारणा में बदलाव आ गया। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, यूक्रेन को जमींदोज कर दिया, हालांकि यूक्रेन का संघर्ष जारी है। नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड के अंदर भारी एक तरह से समर्थन है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बहुत कुछ बदल गया है। रूस एक आक्रामक देश के रूप में सामने आया है, एक रिविजनिस्ट पावर जो बाउंड्रीज को परिवर्तन चाहता है, जो चाहता है कि पूर्व सोवियत संघ था वह पुनः बहाल हो जाए। यही कारण है कि जो सदियों तक, कई दशक तक जो कंट्री फिनलैंड, स्वीडन तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, आज गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं कि नाटो में शामिल हो जाए। स्वीडन की बात अगर आप कीजिए तो फिनलैंड जिसके पॉलिसी में अस्तित्व का मामला था, फिनलैंड बिल्कुल सोवियत संघ के पश्चिम में है। अगर फिनलैंड जाता है नेटो के पास में तो रूस आक्रमण कर सकता है फिनलैंड पर। इसके विपरीत स्वीडन हमेशा वैचारिक कारणों से संगठन में शामिल होने का विरोध करता रहा है, क्योंकि स्वीडन हमेशा माना कि मिलिट्री अलायंस से दूर रहना है, न सोवियत गुट में जाना है न अमेरिकी गुट में जाना है। इसीलिए स्वीडन हमेशा एक तटस्थ देश रहा। यह इंपॉर्टेंट बात है। यही कारण है कि स्वीडन आज तक नाटो के शरण में नहीं गया। नाटो का सदस्य होने से अब क्या होगा, अनुच्छेद 5 ये नाटो का
घोषणा है, एक तरह से वाशिंगटन संधि है जिसके तहत नाटो की स्थापना हुई है, उसके तहत सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। यानी कि नाटो जो है फिनलैंड और स्वीडन दोनों को डिफेंड कर पाएगा अनुच्छेद 5 के तहत। अब ये जानना है कि सदस्यता मिल गया अगर नाटो का फिनलैंड को और स्वीडन को, तो नाटो को क्या लाभ होगा और इन कंट्रीज को क्या होगा। पहला पॉइंट है सुरक्षा की गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी। आज किस तरह से यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, अगर आप देखें रूस ने यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है और कोई बैलेंसिंग यानी कि इक्वल वे में रूस जो है यूक्रेन से मात नहीं खा पा रहा है, यूक्रेन प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है, यूक्रेन का कोई साथ नहीं दे रहा है। न तो अमेरिका आ रहा है, न फ्रांस, न जर्मनी, न ब्रिटेन और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ, सब लोग विफल हैं यूक्रेन को बचाने के लिए। क्या यह बात समझ में नहीं आ रही है फिनलैंड को, स्वीडन को? सभी लोग समझ रहे हैं कि अपने आप को, अस्तित्व को बचाना है तो नाटो को ज्वाइन करना पड़ेगा। यह इंपॉर्टेंट है। अब नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस का यह डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसका मतलब है एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण, सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिनलैंड नाटो में चला जाता है और फिनलैंड पर रूस अटैक करता है तो यह माना जाएगा कि नाटो के जितने भी देश हैं सभी पर रूस ने अटैक कर दिया है और सभी को मिलकर एक तरह से रूस के खिलाफ आना पड़ेगा, रूस पर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि यह सामूहिक सुरक्षा है। एक पर हमला, सभी पर हमला। यह इंपॉर्टेंट बात है नाटो का, और यह अनुच्छेद 5 में निहित है जो नाटो की संधि हुई है। उसमें कहता है कि एक राष्ट्र पर हमला सभी राष्ट्र पर हमला है। अब सवाल है, नाटो एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत उसमें सदस्य देश हैं और उसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब लोग शामिल हैं। नाटो का सदस्य होने से फिनलैंड, स्वीडन, इन राष्ट्रों को अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा गारंटी मिलेगी। अगर फिनलैंड नाटो में चला जाता है तो रूस कभी हिम्मत नहीं करेगा कि फिनलैंड पर अटैक करे, क्योंकि फिनलैंड पर अटैक का मतलब है अमेरिका, फ्रांस, रूस नहीं, ब्रिटेन, सब लोग, जर्मनी मिलकर सीधे सीधे रूस पर हमला कर देगा। यह इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए नाटो की सदस्यता का सबसे अहम पक्ष है सामूहिक सुरक्षा, यानी एक पर हमला, सभी पर हमला। अब नाटो गठबंधन मजबूत होगा। फिनलैंड की भौगोलिक स्थिति हमने आपको बताया उसके पक्ष में है। यदि एक बार यह नाटो का सदस्य बन गया फिनलैंड, जो कि बिल्कुल रूस के पश्चिम भाग में है, तो नाटो और रूस की साझी सीमा की लंबाई 2 गुनी हो जाएगी और यह बाल्टिक सागर में नाटो का जो अलायंस है, गठबंधन है, उसको और भी मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि नाटो का विस्तार होगा अगर फिनलैंड आ जाता है नाटो में। तो रूसी आक्रामकता का विरोध, हमने पहले भी कहा, अधिक संप्रभु शक्तियों द्वारा पश्चिम का पक्ष लेना और उसकी ताकत बढ़ाना रूस के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। अब फिनलैंड एक संप्रभु राष्ट्र है, अगर वो नाटो में जाता है तो ये रूस के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि नाटो रूस के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा। यदि स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होते हैं, विशेषकर इन परिस्थितियों में, इस कदम से रूस को इस बात का आभास होगा कि युद्ध उसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर सकता है। रूस कभी भी हमला नहीं कर पाएगा, न फिनलैंड पर न ही स्वीडन पर। फिनलैंड बगल में है, उसका पड़ोस में है। आज यूक्रेन पर तो हमला कर दिया, उसको पता था कि यूक्रेन नाटो में नहीं है। कल्पना कीजिए अगर यूक्रेन नाटो में रहता तो क्या रूस ने यूक्रेन पर हमला कर पाता? कभी नहीं कर पाता, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो में रहता और उस पर रूस हमला करता तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब लोग रूस पर एक साथ जल, थल, वायु, नभ सबसे हमला कर देते और तृतीय विश्व युद्ध का भी खतरा हो जाता। रूस करता ही नहीं हमला, लेकिन यूक्रेन तो एक तरह से अनाथ था, न तो नाटो का वरदहस्त उस पर था नहीं, और संयुक्त राष्ट्र संघ तो एक तरह से विफल है, सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देने में विफल है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव ही पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि रूस उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। यह इंपॉर्टेंट बात है। और युद्ध कभी नहीं चाहेगा रूस करना, यह इंपॉर्टेंट बात है समझना। रूस और अन्य देशों की प्रतिक्रिया क्या है? जैसे फिनलैंड नाटो में जाना चाहता है, स्वीडन नाटो में जाना चाहता है। रूस क्या कहता है? रूस ने स्वीडन
और फिनलैंड द्वारा नाटो का जो सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा करने पर सैन्य शक्ति के इस्तेमाल की धमकी दी है। यह एक गिदरभवकी है। रूस को पता है नाटो का क्या मतलब है। एक पर हमला, नाटो के एक सदस्य पर हमला, नाटो के सभी सदस्य पर हमला, यह रूस जानता है। इसलिए यह धमकी दे रहा है, कह रहा है कि किसी तरह ये लोग नाटो में न जाएं। सैन्य शक्ति के इस्तेमाल का धमकी दे रहा है और उसके इस कदम के परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यह इंपॉर्टेंट बात, पहली बात है। दूसरा, यूरोपीय राष्ट्रों और अमेरिका ने फिनलैंड के कदम का स्वागत किया है, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र तो हैं ही, नाटो में अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र नाटो में हैं। अमेरिका ने भी स्वागत किया है। नॉर्वे और डेनमार्क ने कहा है कि वे नाटो की सदस्यता जल्द ग्रहण करना चाहते हैं। अब देखिए, नाटो एक तरह से मृत हो गया था 1991 में, जब एक तरह से शीत युद्ध का अंत हो गया तो नाटो को कौन पूछ रहा था? कोई नहीं पूछ रहा था। एक मृत संगठन के समान था। बीच में 9/11 में थोड़ा नाटो जगा था, लेकिन तब से नाटो को एक तरह से कोई एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं था, एक तरह से गॉन केस के रूप में था। सडनली नाटो इंपॉर्टेंट हो गया है। अब अधिकांश लोग, जिस तरह से रूस ने दादागिरी दिखाई है निर्दोष यूक्रेन पर हमला करके, अब सब लोग चाहता है कि हमको तो संयुक्त राष्ट्र बचाएगा नहीं, अमेरिका भी नहीं आएगा, क्योंकि रूस से अमेरिका भी टकराव नहीं लेना चाहेगा। चलो, नाटो ही आज के दुनिया का डॉन है, नाटो के शरण में जाओ, और अगर हम पर हमला करेगा तो पूरा का पूरा नाटो राष्ट्र रूस के खिलाफ हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। सो ना केवल फिनलैंड और स्वीडन नाटो चाहते हैं, नॉर्वे भी चाह रहा है, डेनमार्क चाह रहा है। कुछ दशक पहले यह कल्पना समझ के परे थी कि क्या कभी फिनलैंड, क्या कभी स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क नाटो में जाएगा। इन लोगों की पहचान ही थी तटस्थता। न सोवियत संघ में जाएंगे, उसके ग्रुप में जाएंगे, और न ही अमेरिकी ग्रुप में, न नाटो में, न सीटों में, किसी ग्रुप में नहीं जाना है। आज जो परिस्थितियां बदली है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के कारण, ये लोग बाध्य हो गए हैं सोचने के लिए कि भैया अगर सुरक्षा चाहिए तो कोई नहीं बचाने आएगा। इंडिविजुअल राष्ट्र तो कोई नहीं आ रहा है यूक्रेन को बचाने। संयुक्त राष्ट्र और संघ जो है वो भी एकदम कागजी लिपापोती, गुड फॉर नथिंग वाला बात हो गया है। केवल नाटो बचाएगा। चलो नाटो के शरण में, नाटो शरणम गच्छामि, नाटो के शरण में जाइएगा, तभी अब जीवन बच पाएगा, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र का अस्तित्व हो पाएगा। ये सब लोग समझ रहा है। इस बात को समझिए, रूस का आक्रमण यूक्रेन पर पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बदल दिया है, और यही इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका ने कहा है कि सदस्यता को औपचारिक रूप स्वीकार किए जाने तक वह किसी भी आवश्यक रक्षा सहायता प्रदान करने या किसी भी चिंता को दूर करने के लिए तैयार है। अमेरिका तो एक कदम और आगे कर रहा है। सदस्यता लेने में तो टाइम लगेगा, तब तक अमेरिका कहता है चिंता ना करो, तुम एप्लीकेशन दे दो, प्रोसेस होता रहेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि रूस ने अति से अंत कर दिया। एक तरह से हिटलर और मुसोलिनी सभी को फेल कर दिया। आज रूस एक आक्रामक राष्ट्र के रूप में सामने आ रहा है, और चीन से भी बड़ा खतरा लग रहा है रूस का ये अंदाज, और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बदल दिया। वो बता दिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ, वो एक मूक, शांत, बधिर, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न देख सकता है, एक डेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। क्योंकि क्यों नहीं आया संयुक्त राष्ट्र संघ यूक्रेन को बचाने के लिए? यह इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए नाटो का महत्व बढ़ गया है। अब तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का विरोध किया है। देखिए, तुर्की ने विरोध किया है। तुर्की ने कहा है कि वह पश्चिम गठबंधन में अपनी सदस्यता का इस्तेमाल दोनों देशों द्वारा स्वीकार करने के कदमों को वीटो करने के लिए कर सकता है। तुर्की सरकार ने कुर्द आतंकवादियों और अन्य समूहों, जिन्हें आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया गया है, स्वीडन और अन्य स्कैंडिनेवियन देशों द्वारा इन समूहों को समर्थन प्रदान करने का आरोप लगाते हुए इस कदम की आलोचना की है। छोड़िए, तुर्की का कोई बड़ा बात नहीं है। अब जानना चाहेंगे नाटो है क्या? संयुक्त राष्ट्र का तो हर्ष सब लोग देख लिया, वो कुछ नहीं करेगा, वो सोया रहेगा। नाटो इस समय इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आ गया है। नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम यूरोप देशों द्वारा अप्रैल 1949 में बना था। उत्तरी अटलांटिक संधि, ये ट्रीटी का नाम है, उत्तरी अटलांटिक संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। और चूंकि वाशिंगटन में हुआ था, इसलिए इसको वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है।
स्थापित एक सैन्य गठबंधन था, मिलिट्री। और वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं, 30 कंट्री हैं। अगर स्वीडन और फिनलैंड शामिल हो जाते हैं तो 32 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से जब बना था 1949 में नाटो, तो 12 लोग थे। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और मूल हस्ताक्षरकर्ता यानी वाशिंगटन समझौता पर शामिल करने वाले में कौन कौन थे? ग्रीस और तुर्की 1952, पश्चिम जर्मनी 1955 और 1990 में वो मिल गया, एक हो गया जर्मनी। स्पेन 1982, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड 1999, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया 2004, अल्बानिया एवं क्रोएशिया 2009, मोंटेग्रो 2017 और नॉर्थ मैसेडोनिया 2020। नाटो का लेटेस्ट जो मेंबर है वो कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में ये मेंबर बना है। फ्रांस 1966 में नाटो की एकीकृत सैन्य कमान से अलग हो गया था, ध्यान दीजिए, लेकिन संगठन का सदस्यता नहीं छोड़ा। 2009 में नाटो की सैन्य कमान में अपनी उपस्थिति पुनः दर्ज की, यानी फ्रांस हर तरह से नाटो का फुल मेंबर है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की एक तरह से राजधानी है ब्रुसेल्स। एलाइड कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय मॉन्स बेल्जियम में ही है। अब नाटो का उद्देश्य क्या है? हमने बताया, स्पष्ट किया है। नाटो का मूल और अस्थायी उद्देश्य है राजनीतिक एवं सैन्य साधन द्वारा अपने सभी सदस्यों का स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी। राजनीतिक उद्देश्य क्या है? नाटो लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ावा देता है ना, और सदस्य देशों को समस्याओं को हल करने, आपसी विश्वास कायम करने तथा दीर्घावधि में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देता है, सहयोग करता है। यह राजनीतिक उद्देश्य है। सैन्य उद्देश्य क्या है? तो नाटो विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हेतु प्रतिबद्ध है, यह ऑफिशियली कहा गया है। राजनयिक प्रयास विफल हो गया तो संकट समाधान हेतु अभियान चलाएगा, सैन्य शक्ति का प्रयोग करेगा नाटो। यह ऑपरेशन नाटो के संस्थापक संधि के सामूहिक रक्षा, जिसे वाशिंगटन संधि कहते हैं, उसके अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किए जाते हैं। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था 9/11 के हमलों के बाद, नाटो ने अनुच्छेद 5 को केवल एक बार 12 दिसंबर 2001 को लागू किया था। ये ध्यान दीजिए। अब आगे क्या है, अब समझिए। फिनलैंड नाटो में अगर शामिल हो जाता है, रूस फिनलैंड सीमा पर और अधिक संख्या में रूसी तैनात करेगा, रूस का सैनिक तैनात होगा, मतलब मिलिट्री का संघर्ष बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आप तृतीय विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर रूस की सीमा पर अगर नाटो आ गया, यानी फिनलैंड नाटो में चला गया, तो एकदम रूस की सीमा पर नाटो आ जाएगा और एक पर हमला, सभी पर हमला। तो कुल मिलाकर रूस तो एक एटॉमिक सुपर पावर है, परमाणु बम है, और इधर अमेरिका सहित नाटो के अधिकांश लोगों के पास एटम बम है। तो क्या होगा आप समझिए। कुल मिलाकर एक तरह से विश्व में सैन्यकरण को बढ़ावा मिलेगा, मिलिट्री वेपनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है। फिनलैंड और रूस 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, 1300 किलोमीटर। यानी फिर शत्रु बैठ जाए अगर सीमा पर, तो क्या करेगा रूस? सीमा पर आ गया, रूस के सीमा पर फिनलैंड आ गया और फिनलैंड शत्रु देश क्योंकि नाटो का सदस्य होगा। तो यह इंपॉर्टेंट है। नाटो सदस्यता के खिलाफ रूस की कार्रवाई फिनलैंड और स्वीडन की सीमा पर सैन्य तैनाती पर निर्भर हो सकती है, सैन्य तैनात करना पड़ेगा। हो सकता है फिनलैंड के लोग तत्काल सैन्य नियोजन का विकल्प न चुने और अपनी नाटो सदस्यता का उपयोग वे संभवतः रूस के लिए एक संकेत के रूप में करना चाह रहे हों, लेकिन वे लगातार खतरा महसूस कर रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व में जिस तरह से रूस ने आक्रमण कर दिया और यूक्रेन पर, उसको लग रहा था कि यूक्रेन पश्चिम के नजदीक जा रहा है, अमेरिका के नजदीक जा रहा है, नाटो के नजदीक जा रहा है, इसलिए अटैक कर दिया और यूक्रेन डिफेंड नहीं कर पाया। संयुक्त राष्ट्र संघ सोया रहा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका भी डायरेक्टली हेल्प के लिए नहीं आया, कोई नहीं आया। अब सब लोग को लग रहा है कि अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो एक ही उपाय है, नाटो शरणम गच्छामि, नहीं तो अपना अस्तित्व मिट जाएगा। यही कारण है कि नाटो का सदस्यता अधिकांश लोग लेना चाहता है। जो सदियों तक, डिकेड्स तक, दशकों तक जो कंट्री तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, आज सब लोग नाटो शरण में जाने के लिए व्यग्र हैं, क्योंकि उनको लगता है कि देश की सुरक्षा, स्वतंत्रता, संप्रभुता नाटो में जाकर ही सुरक्षित रह सकती है।
तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आप लोगों को बताया कि नाटो के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो विस्तार करे और एक तरह से सब रूस जो है उसके आक्रामकता को खत्म करे। कहना नहीं होगा, ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से संबंधित है। अच्छा लगे इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।